आज हम जेसी लियोंग का चैप्टर 2 करेंगे गाइस। आज मैंने एमसीक्यू भी डाले हैं, अटेम्प्ट ऑल दोस्त एमसीक्यूज। मैंने कुछ के आंसर्स दिए हैं, कुछ के नहीं दिए हैं। वो इसीलिए आप अपना टेस्ट करो कि अर्थ क्रस्ट पे जो आज हम चैप्टर कर रहे हैं सारे एमसीक्यू भी इसी बेस पर होंगे। सबसे पहले चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर को समझते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे ताकि हमारी एकदम थॉरो प्रिपरेशन रहे, ताकि हम किसी भी तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को लीड कर पाएँ। और क्योंकि ये किताब में बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि आपको फिजिकल ज्योग्राफी बहुत कॉन्सेप्चुअल वाइज बहुत अच्छे से समझ आ सकती है। तो हम सीधा देरी ना करते हुए सीधा हम चलते हैं टॉपिक की ओर। देखो, आज का टॉपिक है अर्थ के क्रस्ट के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अर्थ क्रस्ट के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि क्या अर्थ के स्ट्रक्चर को हम जान सकते हैं। तो कह रहा है कि जब हम बहुत पुराने टाइम की बात करते थे तो ज्योग्राफी जब शुरू शुरू में आई और लोगों को बहुत इंटरेस्ट आया तो सबको लगा भाई अर्थ के रिलेटेड जितने भी एक्सटर्नल लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबको लगा कि लैंडफॉर्म्स को पढ़ने से पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि अर्थ का क्रस्ट अंदर से कैसा है। लेकिन अर्थ के कैसे फॉर्म हुई 4500 मिलियन ईयर्स अगो, ये किसी को भी ठीक से पता नहीं है। बट हाँ, सब कहते हैं क्योंकि कुछ एविडेंसेस हैं वोल्केनिक इरप्शंस के, अर्थक्वेक वेव्स के, डीप माइन ऑपरेशंस के, क्रस्टल बोरिंग से तो कुछ पता चलता है कि कुछ फैक्ट समझ में क्वाइट क्लियर होते हैं कि कैसा कैसा अर्थ का क्रस्ट अंदर से रहा होगा। अब देखो, एटमॉस्फेयर अपर लेयर है, अंदर यहाँ पर फिर आपका अर्थ का क्रस्ट को लिथोस्फेयर कहते हैं, ओशंस को हाइड्रोस्फेयर्स कहते हैं। ये कोर और मेंटल से अर्थ जो है वो बनी हुई है। ये है बेसिकली अर्थ का स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। अब अगर बात की जाए कि अर्थ कैसे बनी, तो अर्थ ना बहुत सारे सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स से बनी है। समझ रहे हो? द वेरी आउटर लेयर जो अर्थ की क्रस्ट की है वो है हमारी लिथोस्फेयर, जिसमें कि दो डिस्टिंक्ट पार्ट है। अपर पार्ट में ग्रेनाइट रॉक्स हैं जो कि कॉन्टिनेंट फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्टिनेंट्स फॉर्म करते हैं। तो यानी कि जो अर्थ है, अर्थ का जो अपर पार्ट है उसमें क्या बना हुआ है? ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है। और यहाँ से ही पता चलता है कि कॉन्टिनेंट बना है। इसके जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको सिलिका और एल्यूमिना कहते हैं। मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट किससे बनी हुई है? किस क्या? जो अर्थ का आउटर लेयर है, अर्थ क्रस्ट का यानी लिथोस्फेयर का जो आउटर लेयर है जिसको अपर पार्ट कहते हैं, वो ग्रेनाइट रॉक और उसी से कॉन्टिनेंट तैयार हुए हैं। अब इसमें जो मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हैं? सिलिका है, एल्यूमिना है, जिसको हम कलेक्टिवली सियाल कहते हैं। लोअर पार्ट पर जब आप अर्थ के क्रस्ट पर आओगे तो वहां पर एक बहुत डेंस जोन मिलेगा बसाल्टिक रॉक्स का, जिससे हमारे ओशन फ्लोर्स तैयार हुए हैं। इसमें सिलिका है, आयरन है, मैग्नीशियम है। इसको सिमा कहते हैं। इसकी एवरेज डेंसिटी जैसे इसकी 2.7 थी, इसकी 3.0 है। सियाल और सीमा जब दोनों फॉर्म होते हैं ना, उसी से अर्थ की क्रस्ट बनती है, जिसकी थिकनेस 3 से 4 माइल बीनीथ ओशन रहती है और एज मच एज 30 माइल्स आपके कॉन्टिनेंट्स के अंडर कुछ पार्ट जो रहता है वो उसका इतना लेंथ रहता है। अब क्यों ये कह रहा है? कह रहा जो सियाल है ना, यानी जो अपर पार्ट है ना, ग्रेनाइट रॉक वाला वाला जो पार्ट है, वो लाइटर है देन द सिमा। तो कॉन्टिनेंट को इसीलिए फ्लोटिंग कहा जाता है कि ये फ्लोट करते हैं किस पर? सियाल पर, सीमा पर, सॉरी, ऑन द सी ऑफ डेंस सीमा, क्योंकि जो सीमा है वो काफी डेंसर है। अब हम जैसे ही क्रस्ट के या लिथोस्फेयर के इमिडिएटली नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें मेंटल मिलेगा, जिसको हम मेसोस्फेयर कहते हैं, जिसका की थिकनेस है 1800 माइल और इसमें बहुत सारे डेंस रॉक से ये बना है, जैसे ओलिविन। और जो इसकी इंटीरियर लेयर है उसको हम कोर बोलते हैं। बैरिस्फेयर 2160 उसका रेडियस है और ये आयरन निकल से बना है, जिसको नीफ कहते हैं। ठीक है, नाइफ कहते हैं। तो इसका टेम्परेचर जो रहता है वो 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। अंडर सच कंडीशन जो कोर है वो माना जाता है लिक्विड स्टेट में। लेकिन रीसेंट स्टडीज में ये पाया गया कि जो अर्थक्वेक्स आते हैं, क्योंकि वो इनर मोस्ट पार्ट से ही निकल कर आते हैं, इसीलिए जो कोर है वो थोड़ा सा क्रिस्टलाइन और सॉलिड मास के फॉर्म में है। अब अर्थ क्रस्ट जब भी ओशन में इमर्स हो जाएगा, डूबेगा, तो उसको हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। और स्काई वर्ड से 15 मिलियन आगे जाकर आपको पता चलेगा अर्थ में गैसेस का भी एक मास है, जिसको हम एटमॉस्फेयर
कहते हैं। ठीक है, अब यहीं से हमारी शुरुआत हो जाती है कि हम रॉक्स की भी पढ़ाई करें, क्योंकि जो अर्थ का क्रस्ट है वो बहुत सारी रॉक्स से बना हुआ है। इसमें बहुत सारा डिफर करता है, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, कलर, परमेबिलिटी, ऑकरेंस, ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो इनकी नॉलेज होना हमारे लिए जियोलॉजिस्ट के फॉर्म से बहुत इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि अर्थ की फिजिकल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी थी इसको पता लगाने के लिए कि लैंड फॉर्म्स कैसे बने, कॉमन रॉक्स कैसे बनी। रॉक्स को पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि रॉक से ही हमें पता चलता है उस जगह का सॉइल, उस जगह का नेचुरल वेजिटेशन, वहाँ पे लैंड कैसे यूज़ किया जाएगा, वो रॉक्स की वजह से ही पता चल पाएगा। तो जनरली स्पीकिंग रॉक्स को हमने 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करा, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। उनकी ओरिजिन और उनकी अपीयरेंस से हमने लगा लिया पता कि ये इग्नियस है, सेडिमेंट्री है या मेटामॉर्फिक है। अब हम चलते हैं कि अगर हमें इग्नियस रॉक्स समझना है तो इग्नियस रॉक्स बनती कैसे है। इग्नियस रॉक्स को बनने के लिए क्या चाहिए होता है कि आपका जो वोल्केनो से मैग्मा निकला है, मॉल्टन रॉक निकला है, वो क्या हो जाए, वो ठंडा हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए अर्थ के क्रस्ट के टाइम पे रह कर। और नॉर्मली इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन होता है, इसके पास कोई लेयर नहीं होती है, यहाँ पर कोई आपका फॉसिल नहीं मिलेगा। इग्नियस रॉक्स फिर सब डिवाइड होके मिनरल कॉम्पोजिशन में बनती हैं, और इसमें आपका हाई प्रपोर्शन ऑफ आपको क्या मिलेगा, सिलिका मिलेगा। किसमें, इग्नियस रॉक्स में। तो हम कह सकते हैं एसिड होता है। अगर कभी इग्नियस रॉक्स में एसिड कैसे ज़्यादा मिला, क्योंकि सिलिका बहुत ज़्यादा है। तो जो एसिड इग्नियस रॉक्स होती हैं जैसे कि ग्रेनाइट, ये कम डेंसर होती हैं एंड आर लाइटर इन कलर देन बेसिक रॉक्स। याद रखिएगा, एसिड रॉक्स थोड़ी सी क्या होती हैं, लेस डेंसर होती हैं और लाइटर होती हैं कलर में भी, क्योंकि क्या है इनमें सिलिका ज़्यादा होता है। बेसिक रॉक्स थोड़ी हैवी होती हैं और इनका ब्राइटर इन कलर होती हैं, जैसे कि बेसिक ऑक्साइड से क्योंकि बनी होती है, जैसे कि आपका आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये डेंसर है और डार्क इन कलर है। अगर ग्रेनाइट रॉक के बारे में आ जाए तो बताना है ग्रेनाइट एक एसिडिक इग्नियस रॉक है। और अगर पूछा जाए मैग्नीशियम कौन से इग्नियस रॉक है, तो बताना है ये बेसिक रॉक्स का पार्ट है। अब अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन, देर आर 2 मेन क्लासेस भी इग्नियस रॉक्स की होती हैं। इग्नियस रॉक का सब पार्ट में पहली आती है प्लूटोनिक रॉक्स, सेकंड इज वोल्केनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक का मतलब है वो इग्नियस रॉक्स जो अर्थ के क्रस्ट में बहुत डेप्थ में, बहुत गहराई में जाकर बनी है, बहुत कूल होने के बाद बनी है, धीरे धीरे सॉलिडिफाई हुई है, क्रिस्टल में लगने लग गई है। जैसे कह रहा है कि ग्रेनाइट या डायराइट, ये सब ना ऐसे ही बनते हैं, बहुत ज़्यादा इरोजन के बाद, बहुत ज़्यादा डिनोडेशन के बाद अर्थ में दब दब के अर्थ के क्रस्ट के नीचे तब प्लूटोनिक रॉक्स तैयार होती है। सेकंड हमारा है वोल्केनिक रॉक्स। तो यहाँ पर मॉल्टन रॉक्स है, जो पोर कैसे हुआ है, लावा के बाहर आने से। तो जब लावा बाहर आ जाता है अर्थ सरफेस में, जब वो रैपिडली सॉलिडिफाई होता है, क्रिस्टल इसके छोटे छोटे होते हैं, तो उसको हम वोल्केनिक रॉक बोलते हैं। और वोल्केनिक रॉक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बसाल्ट रॉक्स। इनको हम एक्सट्रूसिव रॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें लावा से फॉर्म हुए होते हैं, लावा शीट होती है, इसमें लावा प्लूटोनिक्स होते हैं। कह रहा है ऐसा कहाँ मिलता है, कह रहा नॉर्दर्न आइलैंड के एंथ्रिक्स में आपको ये, एंट्रिम में आपको ये देखने को मिलेगा। कह रहा इंडिया में भी डेक्कन प्लेट्यू जो है ना, वहां पर आपको वोल्केनिक रॉक्स यानी बसाल्ट आपको देखने को मिलता है। यूएसए के अंदर भी एग्जाम्पल जरूर याद रखना, कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू है। अब पेपर में आ जाए कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू कहाँ है, स्पेसिफिकली जो स्टेट पीसेस के बच्चे जो देते हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। और इवन यूपीएससी क्यों छोड़ेगा, अगर उसको लगेगा, मन कर गया तो पूछ ही लेगा, वैसे भी हाईली अनप्रिडिक्टेबल तो यूएसए में है। तो सम काइंड ऑफ बसाल जब सॉलिडिफाई होते हैं इन अ वेरी वेरी, आप कह लो उस मैनर में, तो फिर ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, लॉन्ग पॉलीगोनल कॉलम्स बना लेते हैं। वेल नोन एग्जाम्पल कॉलमनर बासाल्ट का क्या है, जाइंट कॉस्वे एंट्रम में मोल्टन लावा, ये पुश करता है सरफेस में क्लेफ्ट एंड पैसेजेस से जाते जाते, फिर वर्टिकल डाइक्स, हॉरिजॉन्टल सिल्स वगैरह बना लेता है। बहुत सारी जो इग्नियस रॉक्स हैं बहुत हार्ड होती हैं, बहुत रेजिस्टेंट होती हैं, इसी रीज़न की वजह से इनको
सड़कों को बनाने में, मॉन्यूमेंट्स को बनाने में, ग्रेव स्टोन्स बनाने में इग्नियस रॉक्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब हम चलते हैं सेकंड अपनी रॉक पर, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर। अब सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनता है? सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है सेडिमेंट से। कैसे एक्यूमुलेट हुआ? लॉन्ग पीरियड से एक्यूमुलेट हुआ। ये आपके अंडर वाटर है। ये दूसरी रॉक टाइप से डिस्टिंग्विश है, इसके करेक्टरिस्टिक्स लेयर जो आपके फॉर्मेशन है। जो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हैं, यानी जो स्ट्रेटा है वो आपके थिकनेस से निकल कर आता है। रॉक्स जो है वो कोर्स हैं, फाइन ग्रेन्ड है, सॉफ्ट और हार्ड है। मटेरियल जो सेडिमेंट्री रॉक से बनता है मे बी ब्रॉट बाय स्ट्रीम्स, विंड्स एंड इवन एनिमल से बना है। नॉन क्रिस्टलिन है, ऑफन कंटेन फॉसिल है, इसमें प्लांट्स के, एनिमल्स के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है? मोस्ट वेरिड है, इसमें सभी तरह की रॉक्स मिलती हैं। सेडिमेंट्री रॉक कैसे क्लासीफाई होती है? अपने एज के अकॉर्डिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स के अकॉर्डिंग। इसमें बहुत तरह के करेक्टरिस्टिक्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आपके अगेन 3 मेजर कैटेगरीज में होती है, और पहली ऐसे है मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी डेब्रिस के एक्यूमुलेशन से बना हुआ। कैसे बनता है मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स? ऐसी रॉक जो बहुत सारे मटेरियल से डिराइव हुई हो और फिर सीमेंट कर दी गई हो तब एक साथ, तो ये सेडिमेंट्री रॉक में निकल कर आता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में सैंडस्टोन जो आपके होते हैं वो बहुत मोस्ट फेमिलियर सेडिमेंट्री रॉक है, क्योंकि ये सैंड ग्रेन्स और क्वार्ट्ज फ्रेगमेंट के ग्रेनाइट के उससे डिराइव होती है। इसका जो टेक्सचर कॉम्पोजिशन है बहुत वेरी करता है। इसे ज़्यादातर हम बिल्डिंग पर्पस में यूज़ करते हैं, ग्राइंडस्टोन बनाने में मदद करते हैं। जो इसका बड़ा कोर्सर सा टाइप होता है ना, बड़ा थोड़ा सा इसमें कनकन कनकन सा जो होता है, उसको ग्रिट कहते हैं। लार्ज जब बहुत कंकड़ पत्थर जब बड़े बड़े मिलते हैं ना, उनको जब सीमेंट करो तो ये रॉक बनती है। उसी को कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। जब आपने क्या करा, बहुत सारे कंकड़, छोटे 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 पत्थर, नहीं, छोटे छोटे पत्थर उठा उठा के आपने उसको सीमेंट किया, रॉक बनी, तो उसको कॉन्ग्लोमेरेट कह रहे हैं। जब यही पेबल्स राउंडेड फॉर्म में, ब्रिकिया फॉर्म में मिले, एंगुलर फॉर्म में मिले, ऐसा भी होता है। फाइनर जो सेडिमेंट्री फॉर्म है, जैसे क्ले है, चिकनी मिट्टी है ना, जिससे आप क्ले से आप बहुत सारे पहले बचपन में बड़े सारे क्ले मेकिंग करते थे, क्ले टॉयज बनाते थे आप। ब्रिक मेकिंग में बहुत यूज होता है फाइनर सेडिमेंट, जैसे शेल है, मड स्टोन है, सैंड एंड ग्रेवल अनसीमेंटेड फॉर्म में आपको बहुत यूज देखने को मिलेगा। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में दूसरा प्रकार है जो ऑर्गेनिकली सेडिमेंट्री फॉर्म हुआ हो रॉक, यानी ऐसी रॉक्स जो क्या कर रही हैं, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपकी कोरल्स हैं, जैसे कि आपकी क्या है, कोरल्स हैं, शेलफिश है, whose fleshy part has been decomposed living behind the hard shells। तो मोस्ट कॉमन रॉक इसमें क्या आई, कैलिकरस टाइप आई, जिसमें कि लाइमस्टोन एंड चॉक आता है। अब कार्बोनिकस रॉक्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड हुए बट फ्रॉम वेजिटेटिव मैटर, जैसे कि स्वाम्प्स है, फॉरेस्ट है। जो प्रेशर है ओवरलाइंग सेडिमेंट्स का, उसको कंप्रेस करा गया, प्लांट रिमेन इनटू कॉम्पैक्ट मासेस, जिससे कि आपका इवेंचुअली ये क्या क्या बनने लग गया, पीट, लिग्नाइट, कोल, ये सारे के सारे जिसकी ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू है वो यहीं से निकल कर आ रहा है। फिर तीसरा टाइप है सेडिमेंट्री रॉक्स का कि ये केमिकली फॉर्म्ड होती हैं, यानी ये ऐसी रॉक्स हैं जो प्रिसिपिटेटेड हुई केमिकली। सोल्यूशन निकाला इन्होंने, कह रहा है जैसे रॉक सॉल्ट होता है, ये कैसे बनता है? कह रहा है ये स्ट्रेटा से बनता है। कब? जब सी या लेक्स में से ना, जैसे जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट आपको ऑब्टेन करने हो तो आप क्या करते हो, सॉल्ट लेक को इवेपोरेट कराते हो, जैसे डेड सी में चले जाते हो जब आप। अब क्वेश्चन ये है आपका, डेड सी कहाँ पर, किस कंट्री में लोकेटेड है? दिस क्वेश्चन यू नीड टू सॉल्व इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ हाई सैलिनिटी होती है, इवेपोरेट हो गया। इन सिमिलर वेज पोटैश नाइट्रेट्स को भी ऐसे ही फॉर्म कराया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ कम टू दी मेटामॉर्फिक रॉक्स पे हम चलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है? वो सभी रॉक्स जो इग्नियस और सेडिमेंट्री और जो होते होते बहुत ग्रेट हीट एंड प्रेशर जब इन पे लगता है ना, आपके सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स पर, तो वो रॉक्स फिर मेटामॉर्फिक या चेंज रॉक्स बनती हैं, क्योंकि जो इनका ओरिजिनल कैरेक्टर एंड जो इनकी अपीयरेंस है वो इन सब चीज़ों की इंटेंस अर्थ मूवमेंट की वजह से चेंज हो जाता है। कह रहा है जैसे क्ले जब बहुत मेटामॉर्फाइज हुआ तो वो स्लेट बन गया,
लाइमस्टोन मार्बल बन गया, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट बन गया, ग्रेनाइट जिनेसिस बन गया, शेल सिस्ट बन गया, कोल ग्रेफाइट बन गया। तो कह रहा है कि ये ऐसे ही बनता है क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा अर्थ की मूवमेंट हुई होती है और बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा होता है, इसलिए ऐसे हो जाते हैं। नाउ मूव टू दी, जैसे देखो आपका ये है कोलालमपुर की आइसोलेटेड लाइमस्टोन में कैसे देखो चेंजेस आ रहे हैं फीचर्स में। अब रॉक टाइप्स कैसे इन्फ्लुएंस होती हैं, हम उस पे चलते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ रॉक टाइप्स ऑन लैंडस्केप्स। तो अपीयरेंस एंड जो करेक्टरिस्टिक फीचर हैं लैंडफॉर्म्स के वो बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं आपके अंडरलाइंग रॉक टाइप्स में। देखो जितनी भी सॉफ्ट रॉक होते हैं जैसे आपके क्ले शेल है, इसमें क्या है ये बहुत जल्दी धुल जाएंगी, है ना, फास्टली बहुत वॉर्न डाउन हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। हार्डर रॉक्स ऐसा ग्रेनाइट्स के साथ नहीं होता है। सॉफ्ट रॉक्स फिर पिघल के उधर उधर चली जाती हैं, है ना, लेकिन धुल के इधर उधर चली जाएंगी, लेकिन हार्डर रॉक्स ऐसे नहीं होता है इनके साथ। है ना, वेस्ट मलेशिया में रेजिस्टेंट ग्रेनाइट है जिसने वहां पर मेन रेंज ईस्टर्न रेंज तैयार करी, पीक्स हैं वहां पे तैयार करे। तो यानी कि जो लैंडस्केप हैं ये कहीं ना कहीं ये आपके इन्हीं से क्रिएट होते हैं। तो हाईएस्ट पीक वेस्ट मलेशिया की ग्वानोंग तहान है, जो किससे बनी है, जो आपके क्वाड्राइट रेजिस्टेंट शेल सैंडस्टोन इन सबसे तैयार हुई हुई है। सॉरी, इससे आपकी क्वाड्राइट रेजिस्टेंट क्वाड्राइट से तैयार हुई है। शेल्स सैंडस्टोन ये बहुत लेस रेजिस्टेंट होते हैं, राउंडेड हिल्स में ज़्यादातर आपको मिलेंगे, रिवर सेडिमेंट्स में। तो फ्लैट वगैरह कैसे बने, क्या ना, आप समझने की बात है। जो रीसेंट ये जो रिवर आपके सेडिमेंट्स होते थे ना, इनसे क्या तैयार होता था, कह रहे हैं इनकी वजह से ना आपको फॉर्म फ्लैट प्लेन्स नजर आते हैं। कह रहे हैं लाइमस्टोन है ना, परमेबिलिटी इसकी जैसे रेजिस्ट हो गई, तो ये ऐसे तैयार होते होते फिर ये आपके प्लेन एरियाज में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कह रहा अर्थ की मूवमेंट और मेजर लैंड फॉर्म्स को भी समझ लेते हैं, क्योंकि जब पढ़ ही रहे हो अर्थ का क्रस्ट रॉक्स पढ़ ही लिया आपने, अब लैंड फॉर्म्स कैसे तैयार होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो कह रहा फेस ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली बीइंग रीशेप्ड। कैसे, डेनुडेशन के प्रोसेस से, रनिंग वाटर है, रेन है, ये सब से हो रहा है। और इसके बाद आपका फ्रॉस्ट है, सन है, विंड है, ग्लेशियर है, वेव्स है। सो दैट जो हमारा प्रेजेंट लैंड फॉर्म्स हैं वो बहुत वेरी कर रहा है, बहुत डाइवर्स है। बट ये सारे के सारे एजेंट ओनली मॉडिफाई द पैटर्न ऑफ माउंटेन्स प्लेक्स एंड प्लेन्स, जो अर्थ क्रस्ट के मॉडल की मूवमेंट को दिखा रहे हैं। अब जियोलॉजिकल टाइम की अगर बात करें तो नाइन ऑरिगोजेनिक माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट कोई भी इसे कुछ निकल के नहीं आ रहा था। तो सम ऑफ देम occurred in pre-Cambrian time between 600 to 3500 मिलियन ईयर ago। तीन मोस्ट रिसेंट ऑरिजिन जो है वो कैलिसिडोनिया है, हर्सिनियन है, अल्पाइन है। कैल्सिडोनिया 320 मिलियन ईयर्स अगो रेज करता है माउंटेन्स को, स्कैंडिनेवियन के, स्कॉटलैंड के, नॉर्थ अमेरिका वहीं से बना। कह रहा जितने भी एंशियंट माउंटेन है ये बहुत इनको वॉन डाउन होते होते, खराब होते 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 फिर ये जाकर लेटर पीरियड्स में कई अर्थ मूवमेंट के बाद ही आपको रेंजेस देखने को मिली, उरल माउंटेन्स है ना, वेल्श हाईलैंड, ये सारा कह रहा कि ये इनको बहुत हीट प्रेशर बहुत सारे अर्थ की मूवमेंट के बाद ये क्रिएट हुए हैं। तो आज हम जिस एरा में रह रहे हैं वहाँ पे ओरोजेनिक मूवमेंट अर्थ की बहुत ज्यादा है। कह रहा अल्पाइन देखो 30 मिलियन ईयर्स अगो पुराने हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स देखो कैसे बने, वो जायंटिक स्केल में जब बहुत ज्यादा अर्थ की मूवमेंट हुई, एल्प्स, हिमालयस, रॉकी, ये सब लॉफ्टी स्लोप इम्पोजिंग है। तो ऑल द टाइम विल कम व्हेन दीज लॉफ्टी रेंजेस विल बी लोअर, धीरे धीरे ये कम होते जाएंगे, क्योंकि आप समझते हो ना चीज़ों को क्या होता है। देखो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं, हीट एंड प्रेशर से, टेम्परेचर, ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा असर हमारे लैंडफॉर्म्स पे पड़ता है। कह रहा अब इसी बात पे मैं आपको समझाता हूँ टाइप ऑफ माउंटेन्स के बारे में। कह रहा जो माउंटेन्स है ना वो कैसे बनता है, अर्थ के सरफेस का लार्ज प्रपोर्शन को माउंटेन्स कह रहे हो आप। कह रहा इसकी फॉर्मेशन जो है ना वो चार चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो चार तरह की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। कह रहा देखो आपने फोल्ड माउंटेन सुना होगा। फोल्ड माउंटेन्स बेसिकली क्या है, ये ऐसे माउंटेन्स हैं जो बहुत वाइड स्प्रेड होते हैं। यानी कि अर्थ की जब बहुत लार्ज स्केल में मूवमेंट हुई हो, यानी जब अर्थ के क्रस्ट पे बहुत स्ट्रेस पड़ा हो और इस स्ट्रेस की वजह से ओवरलाइंग रॉक्स पे बहुत लोड पड़ गया हो, तो क्या होता है जो अर्थ का क्रस्ट का जो अंदर का पार्ट है ना मेंटल, वो फ्लो करने लग जाता है। ठीक है, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन अर्थ के कुछ पार्ट्स की होने लगती है। तो जैसे ही स्ट्रेस पड़ेगा रॉक्स के अंदर भी कुछ ना कुछ हलचल शुरू हो जाएगी, और उस हलचल से ही क्या होगा, फोल्डिंग आनी शुरू होगी। तो फोल्डिंग का मतलब है कि अर्थ का क्रस्ट का शॉर्ट होना, एक वेव्स बन जाना, एंटीक्लाइन स्ट्रॉस एंड डाउनफॉल्स बन जाना।
तो जो अप एंड डाउन फोल्ड जो बन जाता है, इसी को क्या कहते हैं, मतलब देखो पहले रॉक ऐसी थी, कंप्रेस होते होते ये ऐसे हो गई सिंक्लाइन, दिस इज अ पार्ट ऑफ सिंक्लाइन और दिस इज अ पार्ट ऑफ एंटीक्लाइन। तो इसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्टेट ऑफ अर्थ क्रस्ट बिफोर फोल्डिंग, और ये आफ्टर फोल्डिंग से कैसे कैसे कंप्रेशन के बाद ये ऐसे फॉर्म हुआ। कह रहे हिमालयाज हैं, रॉक्सीज हैं, एंडीज हैं, एल्प्स हैं, ये कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से ही फोल्ड होते गए। और ओवर फोल्ड अगर ये होते जाएं तो समझना चाहिए कि ये आपका और ज्यादा रिकम्बेंट फोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर एक्सट्रीम केसेस में देखा जाता है, क्रस्ट में अगर फ्रैक्चर आ जाए मान लो, तो जो इसका अपर पार्ट होता है वो रिकम्बेंट थ्रस्ट प्लेन की तरह वो होने लग जाता है, जैसे कि ऐसे। मान लो बहुत ज्यादा हुआ तो टाइप्स ऑफ फोल्डिंग इस कदर होने लग जाती है। तो ऐसे में माउंटेन ऑफ एलिवेशन ही कहते हैं। फोल्ड माउंटेन्स क्लोजली एसोसिएटेड विद वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से ही ऐसा देखने को ज्यादातर मिलता है। और यहीं पर आपको मिलेंगे रिच मिनरल रिसोर्सेज जैसे कि टिन, कॉपर, गोल्ड एंड पेट्रोलियम। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट माउंटेन्स पे, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। जब अर्थ का क्रस्ट बेंड होने लग जाए, फोल्डिंग जैसे अकर होता है ना, अब मान लो इसी में क्रैक पड़ गए, फॉल्टिंग फॉल्टिंग होने लग जाए। तो फॉल्टिंग क्यों होता है? क्योंकि आपके रॉक्स में आपका टेंशन कंप्रेशन बढ़ रहा है। तो जब अर्थ की क्रस्ट पे शॉर्टन होने लग जाए, लेंथ उसकी बढ़ने लग जाए, तो आपको नजर आएगा ब्लॉक माउंटेन्स तैयार होते हुए। जैसे देखो ये ब्लॉक माउंटेन तैयार हुआ, तो ऐसे दो फॉल्ट ऐसे पड़ जाते हैं ना, फॉल्ट पड़ जाए तो ऐसे देखो क्रिएट होता है। जैसे अर्थ की मूवमेंट की वजह से बहुत टेंशन आई, फॉल्ट डेवलप हुआ, तो फॉल्ट की वजह से क्या हो रहा है, कहीं राइज हो रहा है, कहीं से कम हो रहा है ना। तो देखो ऐसा कुछ ऐसी सी टेंशन क्रिएट हो जाना, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके असर पड़ने लगा है रॉक स्ट्रेटा पर। अब इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ये इनकी शेप्स बदल जाएगी। समझ रहे हो आप, टेंशन की वजह से ऐसा क्रिएट हो जाता है जब इनके अंदर रिफ्ट वैली जैसे आपकी फॉर्म बाय कंप्रेशन व्हेन फॉल्ट डेवलप्स, रिफ्ट वैली ऐसे ही तैयार हुई। तो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो ऐसा होता है जब आपका फॉल्ट पड़ने लग जाता है। तो ब्लॉक माउंटेन बेसिकली जहाँ फॉल्ट पड़ने लग जाए, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन वगैरह हो जाए, और कंप्रेशन फोर्स की वजह से ही ब्लॉक माउंटेन्स आपके तैयार होते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैलीज आर ड्यू टू टेंशन रादर देन कंप्रेशन। कंप्रेशन से भी ज़्यादा यहाँ पर बहुत टेंशन हुई है, इसी वजह से यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। अब वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या है? वॉल्केनिक माउंटेन्स का मतलब है ये बिल्डअप हुए फ्रॉम मटेरियल इजेक्टेड फ्रॉम फिशर्स इन द अर्थ क्रस्ट। यानी जब मटेरियल, मॉल्टन लावा, वोल्केनिक बॉम्ब्स, जब ये सारी चीजें बाहर आने लग जाएं, और उसके बाद इसी को कहते हैं, फिर ये देखो क्या होगा, बाहर आने लग जाएंगी, रॉक से बाहर आई। अब बाहर आने के बाद क्या होता है, ये एक साथ ना एक्यूमुलेट हो जाती हैं और बनाती हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। एग्जाम्पल के तौर पर है सरकम पैसिफिक बेल्ट। यहाँ वोल्केनिक जैसे माउंट फ्यूजी है आपका जापान में, माउंट मेओन है फिलीपींस में, सुमात्रा में माउंट मेरपी है। ये सारे के सारे आपके ऐसे ही बने, ऐसे एक्वेडोर में भी माउंट आपका कैटोपाक्सी है, माउंट अगोंग बाली में है। ये ध्यान रखना इनके नाम कहाँ पर क्या है। ये सब वोल्केनिक उससे ही तैयार हुए हैं। देखो लावा वेंट ये सब बाहर आएंगे, एक्यूमुलेट होंगे और बना देंगे आपके वोल्केनिक माउंटेन्स। रेसिडुअल माउंटेन्स का मतलब है जो बहुत माउंटेन्स ऐसे इवॉल्व हुए जो डेनुडेशन से हुए हो, यानी कि ये जो बहुत ज्यादा लोअर होते गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं माउंट मैनोडोनॉक कैसे बना, यूएसए का आपका रेसिडुअल माउंटेन है। ये पता है कैसे, जैसे प्लेटोइक्स से होते होते वाटर खूब जा रही है, हिल्स एंड वैली से खूब उतर रही है, तो बार बार रिजेस एंड पिक्स का बनना, हाइट उनकी कम होना। तो ये बेसिकली एग्जाम्पल है डाइसेक्टेड प्लेटोइक्स का, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, स्ट्रीम्स वगैरह की वजह से बहुत जो आपके अपलैंड होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वो इरोड होने लग जाते हैं। इसीलिए तैयार हुआ डेक्कन प्लेट्यू, हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड, ऐसे तैयार होते हैं ये आपके रेसिडुअल वाले रॉक्स। अब कहता है टाइप ऑफ प्लेटविक्स का नाम आया है, तो वो भी समझ लो। प्लेट्यू कैसे बनता है? एलिवेटेड अपलैंड ही तो है, जिसमें क्या हुआ, एक्सटेंसिव लेवल पर सरफेस में क्या हुआ, कहीं ना कहीं सराउंडिंग लोलैंड से निकलकर वो अब क्या हो रहा है, टेबल लैंड। हाईलैंड प्लेटविक्स बेसिकली इरोजन प्रोसेस से बना है। बहुत ज्यादा इनमें भी क्या हुआ कि ऐसे प्रेशर पड़े जहां बहुत इरोड होता गया, वहां से बना। कह रहा पहला है टेक्टोनिक प्लेटविक्स, क्या है, कह रहा देखो ये ना अर्थ के मूवमेंट की वजह से हुआ, कि अर्थ की मूवमेंट की वजह से इतना हुआ कि वो ना अपलिफ्ट हो गया लैंड। और नॉर्मली इसका साइज वगैरह एल्टीट्यूड जो है वो यूनिफॉर्म फेयरली जो होता था, कॉन्टिनेंटल ब्लॉक बना से देखा, डेक्कन प्लेट्यू में ऐसे ही बना है। कह रहा ये क्या हुआ,
यहाँ पर कंसिडरेबल जो साइज वगैरह वो नॉर्मल था, बस यहाँ पे ना लैंड वो अपलिफ्ट कर गया, तो बन गया ही सारा। सम ऑफ द टेक्टोनिक प्लेटो, जैसे कि अगर जब जब भी वो टिल्ट कर जाता है, तो जैसे यहाँ पर बना दिया, फॉल्ट कर गया तो हर्ज ऑफ जर्मनी बन गया। तो प्लेटोइक्स क्या होते हैं, ये फोल्ड माउंटेन्स के इनक्लोज होते हैं, उसी को हम इंटर माउंट प्लेटोइक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टिबेटन प्लेटो, ये हिमालय और कुंडुन की वजह से बना है। बोलिवियन प्लेट्यू बिटवीन टू रेंजेस ऑफ द एंडेस, ऐसे ही क्रिएट होते हैं। वोल्केनो वाले जो प्लेट्यू होते हैं, उसमें क्या होता है, मॉल्टन लावा जो होता है ना, अर्थ क्रस्ट से निकला और फिर वो एक सरफेस पे जाके पूरा फैल गया। फैलने के बाद उसने एक बसाल्टिक लावा की शीट बनाई, फिर जब वो सॉलिड हुआ तो लावा प्लेट्यू बन गया। जैसे कि एंट्रिम आपका प्लेट्यू है नॉर्थ नदर्न आइलैंड का, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है डेक्कन प्लेट्यू का इंडिया के अंदर, वो भी आपका वोल्केनिक प्लेट्यू ही है, क्योंकि वो भी ऐसे ही बना है ना। और अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको लावा का चाहिए, तो कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू है, जो पूरे इंटायर ऑलमोस्ट ट्वाइस है वो मलेशिया के, तो जो उसकी हर लेयर है ना, इससे ये क्रिएट निकल कर बना है। अब हम देखते हैं इसके बाद आपका कौन सा आता है, डाइसेक्टेड प्लेट्यू आता है। ये कैसे बना, बहुत ज़्यादा जो रनिंग वाटर है, आइस है, विंड है, इनकी वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से धीरे 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 धीरे, क्योंकि जब सरफेस खराब होता गया, सरफेस इरेगुलर होता गया, ह्यूमिड हाईलैंड तैयार होने लगा, और यहीं पे एक प्लेट्यू तैयार हुआ हाई सेक्टर, जैसे कि आपका स्कॉटिश हाईलैंड पर है। ड्रायर कंट्रीज में ज़्यादातर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। वर्ल्ड का जो प्लेट्यू है बहुत रिच होते हैं मिनरल्स में, ऐसा मत समझना, है ना। जो अफ्रीकन प्लेट्यू है, उसमें गोल्ड, डायमंड, कॉपर, मैंगनीज सब है। ब्राजीलियन प्लेट्यू, यहाँ पर आयरन और मैंगनीज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो डेक्कन प्लेट्यू में भी आपको मैंगनीज, कोल, आयरन ये बहुत मिलता है। ठीक ना, ये ध्यान रखना, डेक्कन प्लेट्यू में क्या मिलता है आपको, मैंगनीज, कोल एंड आयरन बहुत मिलता है, MCR। उसके बाद हम चलते हैं प्लेन्स पर। अभी देखो प्लेन क्या है, प्लेट्यू पढ़ लिया आपने, रॉक्स पढ़ लिए, माउंटेन्स पढ़ लिए ना, द प्लेन्स। प्लेन बेसिकली एरिया है वो जो कि लो लैंड है, लेवल है, अंडुलेटेड है, और बहुत 100 फीट अबव सी लेवल पे जाके राइज हुआ है ये। अब द प्लेन्स यूजुअली फ्रॉम द बेस्ट लैंड ऑफ द कंट्री, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड होता है, यहाँ पर पॉपुलेशन रहेगी, सेटलमेंट्स होंगे। प्लेन कैसे बना, ट्राइवर्स बाय रिवर्स, बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है, कह रहा इंडो गैंगेटिक प्लेन की बहुत इंपॉर्टेंस है, मिसिसिपी प्लान, ये सब की प्लेन एरियाज की बहुत इंपॉर्टेंस है। अर्जेंटीना का जो पंपास है, प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके 3 मेजर प्रकार होते हैं, कैसे कैसे बना, देखो एक प्लेन होता है जिसको हम स्ट्रक्चरल प्लेन्स कहते हैं। अब स्ट्रक्चरल प्लेन्स क्या है, जो स्ट्रक्चरली डिप्रेस्ड एरिया ऑफ द वर्ल्ड है, that make up some of the most extensive natural lowland on the earth surface। ये हॉरिजॉन्टली बेड किए जाते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ये ग्रेट प्लेन्स का बहुत बड़ा पार्ट है, ये जैसे रशियन प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, नेचुरल लोलैंड से बनते हैं ये अर्थ के सरफेस पे, और धीरे धीरे ये आपके हॉरिजॉन्टल रॉक को ये ना हॉरिजॉन्टली एकदम पूरा ऐसे बेड करा देते हैं पूरी तरह से, जैसे बेड पे लेटा हुआ बंदा उस तरह से। फिर यहाँ पर ये कह रहा है डिपोजिशनल प्लेन्स की बात कह रहा है। डिपोजिशनल प्लेन्स का मतलब क्या है, जो चीज डिपॉजिट होके बनी हो। तो जब मटेरियल्स का डिपॉजिट हो जाता है वेरियस एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना, जैसे विंड्स की वजह से आया, रिवर वाटर की वजह से आया, रनिंग वाटर की वजह से आया, अगर ऐसे मटेरियल इससे डिपॉजिट होते जा रहे हैं, तो कंपैरेटिवली वो क्या करेगा, लेवल करेगा, बट राइज जेंटली टुवर्ड्स एडजेसेंट हाईलैंड्स की तरफ। तो यहीं पर इसका आपका लैंड तैयार हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी फर्टिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल से बना हुआ है। फिर आगे कह रहा है कि सम ऑफ द डिपोजिशनल जो प्लेन्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लार्ज रिवर के डिपोजिशन से होते हैं। अब आपको देखो, जहाँ एलुवियल प्लेन्स कैसे जहाँ पर होगा, तो वो अच्छा एरिया है, लाइक वहाँ पर अच्छा खासा कल्टीवेशन वगैरह हो सकता है। एक्टिव इरोजन जो है इन द अपर कोर्स रिजल्ट इन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एलुवियम, जहाँ पर आपने लोअर कोर्स को ब्रॉट डाउन करके हुए ब्रेक डाउन हुआ बहुत ज़्यादा, और उससे आपके एलुवियल प्लेन्स वगैरह, डेल्टा प्लेन्स तैयार होते हैं। मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर यहाँ होता है वर्ल्ड का, जैसे नाइल डेल्टा है इजिप्ट का, यहाँ पर आप देखो राइस एंड कॉटन का कल्टीवेशन बहुत है। गैंगेस में जाओगे, जो गंगा डेल्टा है, वहाँ पर राइस एंड जूट का ग्रोइंग आपको काफी मिलेगा। जो आपका प्लेन है नॉर्थ चाइना का होवांग हो, वहां पर एलुवियम थिक आपको मेंटल ऑफ एलुवियम मिलेगा, क्रॉप्स अच्छी खासी उग सकती हैं। फिर कह रहे हैं ग्लेशियर और जो आइस शीट है ना, इनके भी डिपॉजिट से तैयार होता है, क्योंकि क्या करता है, वाइड स्प्रेड जो मेंटल है उसको अनसोर्टेड फ्लूवियो ग्लेशियल सैंड और ग्रेवल में पूरा ये बना देता है। उसके बाद जो आउटवॉश प्लेन्स है ना, ये वैसे बैरन लैंड्स हैं, सम पार्ट ऑफ हॉलैंड है, इधर जर्मनी है, कह रहा है ये ऐसे बने हैं ग्लेशियर और आइस शीट की मदद से, इनके डिपॉजिट से बने हैं। कोस्टल रीजन्स में क्या होता है, वेव्स एंड विंड्स होती हैं, ये मटेरियल को लेकर आती हैं। जैसे मान लो एक बीच पे गया, वहां पर मड सैंड सिंगल बन गया,
उससे कोस्टल प्लेन तैयार हो गया, तो वहाँ पे स्वैम, टाइडल, एस्चुरी, टाइडल, ये सब अच्छा होता है। यार एग्जाम्पल के तौर पर आप कोस्टल लोलैंड बेल्जियम में जाओ, नीदरलैंड में जाओ, गल्फ कोस्ट ऑफ यूएसए में जाओ, वो कोस्टल प्लेन्स ऐसे बने हैं। यहाँ पर अपलिफ्टमेंट क्या हुआ, कोस्टल लोलैंड स्लाइटली धीरे धीरे अपलिफ्ट हो रहा है और वो एक इमर्जेंट कोस्टल प्लेन तैयार कर रहा है। ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। अब विंड भी तरीका है जिससे कि डिपोजिशनल आपके प्लेन्स तैयार होते हैं। विंड क्या करते हैं, बहुत फाइन मटेरियल को लेकर आते हैं जिसको लुइस कहते हैं। ये इंटीरियर डेजर्ट वगैरह में जाएंगे और बनाएंगे उसको, पूरा सरफेस के लेवल का बनाएंगे, डिपॉजिट देम अपॉन हिल्स के ऊपर डिपॉजिट करने लग जाते हैं ये। जैसे नॉर्थ वेस्ट चाइना का है या पंपास अर्जेंटीना का है, तो लुइस क्या करते हैं, उस पूरे जगह को ना पूरी तरह से लेवल पे लेवल करके पूरे वहाँ पर डिप्रेशन को फिल कर देते हैं और वहीं से तैयार हो जाता है फर्टाइल एग्रीकल्चरल रीजन वर्ल्ड के। समझ लो, जैसे आपको ये वाला करके दिखाया है इसने। तो उसके बाद यहाँ पर आता है इरोजनल प्लेन्स पे। अब हम चलते हैं। ये ऐसे प्लेन्स हैं जो इरोड होके आते हैं। अब इरोड इन्हें कौन करता है, रेन करते हैं, रिवर्स करते हैं, आइस करते हैं, विंड करते हैं, क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है वो बहुत इरेगुलर था। तो हाई माउंटेन्स को रिड्यूस करना और लो इंडुलेटेड प्लेन्स बनाना, तो ऐसे प्लेन डेनुडेशन के जिसको हम पेनी प्लेन्स कहते हैं, ऑलमोस्ट प्लेन्स कहते हैं। तो रिवर जो इनके कोर्स में है फ्रॉम सोर्स टू सी, ये वैली को बहुत डीपन कर देते हैं, बैंक्स को वाइड कर देते हैं। इस सब से क्या निकल कर आता है, हायर लैंड बिटवीन द रिवर इज ग्रेजुअली लोअर होने लग जाते हैं। और एक है आपका ग्लेशिएटेड रीजन जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, आइस शीट्स हैं, ये आपके फॉर्म होते हैं। जैसे हॉलो स्कूप्ड आउट ऑफ बाय द आइस आर नाउ फिल्ड बाय लेक्स। ठीक है, फिनलैंड इज एस्टिमेटेड 35,000 इसमें लेक्स हैं। एरिड सेमी एरिड रीजन में जैसे विंड डिफ्लेशन है, स्विप्स अवे मच ऑफ द इरोडेड डेजर्ट मटेरियल। तो अफ्रीका वगैरह मैकेनिकल वेदरिंग होती है जैसे एरिड और सेमी एरिड या एरियाज में। माउंटेन स्लोप्स वियर बैक और इससे पैडी प्लेन्स, आपके पैडी पेंट्स तैयार होते हैं। जैसे देखो ये ऐसे तैयार होते हैं ये आपके पैडी प्लेन्स। एरिड और इनको सेमी एरिड कंडीशन चाहिए होती है हिली एरियाज में, तो वहाँ पर ये ऐसे क्रिएट कर लेते हैं अपने आप को। तो देखो इतना प्रेशर वगैरह पड़ने से ये सारी चीज़ें इनकी क्रिएट होते हैं ग्लेशिएटेड रीजन्स की। नाउ लेट्स कम टू दी गाइस आपका एमसीक्यू वाला पार्ट। अगेन दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अर्थ क्रस्ट का, जिसका आपको आंसर करना है। With reference to the constituent of earth crust, which of the following is true? The very first option is the continents are formed by basaltic rocks comprising sima. Ocean floors are formed by granitic rocks जिसको हम सियाल कहते हैं. सियाल is lighter than sima. आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है. ठीक है, वीडियो को पॉज करो, ऑप्शन को सेलेक्ट करो और फिर मैं आपको बताती हूँ ये आपका ऑप्शन ठीक है या गलत है. अगर आपका आंसर सी था तो आप बिल्कुल ठीक थे. ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है कि कॉन्टिनेंट जो है वो ग्रेनाइटिक उससे बने हैं. अभी हमने ये किया ही है, मैंने इसकी फिर भी एक्सप्लेनेशन डाल दी है कि आप एक बार चेक कर लें. मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कंसीडर द प्रॉपर्टीज ऑफ इग्नियस रॉक्स. वी हैव जस्ट डन. तो दे आर क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर, दे आर कंस्ट्रेटा, दे डू नॉट कंटेन फॉस्यूल. अब आपको इसमें से सेलेक्ट करना है अपना ऑप्शन और सेलेक्ट करके पॉज करना है वीडियो, फिर आप चेक करना अपने आंसर को. तो आंसर जो इसका है बी. अगर आपने बी मार्क किया था तो आप बिल्कुल ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपके सामने दो स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है फ्रॉम द कोट्स. एसिड इग्नियस रॉक्स आर लेस डेंस एंड लाइटर इन कलर. बेसिक इग्नियस रॉक्स आर डेंसर एंड डार्कर इन कलर. तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. नाउ मूव टू दी आंसर पार्ट. इसका देख लेना है आपने, ये चेक करना है. Now move to the question number 4. Identify the rock with the following property. ठीक है, rocks precipitated chemically from solutions of one kind or another is also formed organically an accumulation of material derived from other rocks. They are non-crystalline, often contain fossil of animals, plants and other microorganisms. आपको select करना है कोड और उसके बाद ये आंसर आपको करना है. ठीक है, अगर आपने बी सेलेक्ट किया था सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड वाला, तो आप बिल्कुल ठीक होगे, अदरवाइज गलत होगा आंसर. सेडिमेंट्री रॉक का आपका एक और क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि इट इज फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स एक्यूमुलेटेड ओवर लॉन्ग पीरियड्स. सेकंड ऑप्शन इज नॉट स्ट्रेटिफाइड, इट इज नॉन क्रिस्टलाइन एंड ऑफन कंटेन फॉस्यूल्स. तो इसमें भी आपको सेलेक्ट करना है आंसर. ठीक है, डी है इसका आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। आपके सामने रॉक्स है, मेटामॉर्फाइज्ड है, क्ले से स्लेट बना, सैंडस्टोन से सिस्ट बना, लाइमस्टोन से मार्बल बना। इसको आपको चेक करना है। अगर तीनों ऑप्शन ठीक है तो आपको डी मार्क करना है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो बी है, ठीक है, क्योंकि क्ले से स्लेट, लाइमस्टोन से मार्बल, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट में भी हमने पढ़ा है, तो ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस शेप द फेस ऑफ अर्थ। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द फॉलोइंग को। सन, रनिंग वाटर, फ्रॉस्ट है, आपको इनमें से सिलेक्ट करना है और आंसर करना है। तो इसका आंसर डी है अगर आपने किया हो तो। क्वेश्चन नंबर 8 है। फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके सामने है फ्लो मूवमेंट इन दिस आपको पूरा फोल्ड माउंटेन्स के बारे में मैंने पढ़ाया है। फोल्ड माउंटेन्स का आंसर करना है। इसका भी आंसर मैंने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 का आंसर मैंने नहीं दिया है, आप पहले करेंगे फिर उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में आंसर भी मिल जाएगा। क्वेश्चन 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट फोल्ड माउंटेन्स। दोनों स्टेटमेंट चेक करना है, करना है। 10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजेंट ऑफ इरोजन। रेन एंड रनिंग वाटर, आइस, विंड्स, नन। आपको चेक करके बताना है कि कौन सा एजेंट ऑफ इरोजन नहीं है। So guys, thank you so much for listening. Do attempt all questions of MCQ. Thank you so much for listening. Have a nice day to all.